अगर 15 लाख का सैलरी है तो क्या लीगली पॉसिबल है आप मैक्सिमम एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन क्लेम करके अपने टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर सकें? इसके लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक एक्सेल शीट में जाना पड़ेगा जहाँ पे कैलकुलेट करके हम समझते हैं, तो चलिए वहाँ डायरेक्टली चलते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं अपनी कैलकुलेशन शीट के ऊपर। कैलकुलेशन शीट पे सबसे पहले मैंने सीटीसी जो 15 लाख है डाल दिया है। यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि वाकई में क्या ये लीगली पॉसिबल है कि 15 लाख के सैलरी पे आप कंप्लीटली जीरो टैक्स पे कर सको, टैक्स लायबिलिटी को कंप्लीटली जीरो कर सको। इसी को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सैलरी का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है बेसिक सैलरी। और सरकार कहती है कि आपका जो सीटीसी है उसका मिनिमम 50% आपका बेसिक सैलरी होना चाहिए। तो हमारे केस में बेसिक सैलरी कितना बनना चाहिए था? 7,50,000, पर हमने यहाँ पे 8 लाख रुपए लिया है, विच इज रफली अराउंड 53-54%। सैलरी का जो नेक्स्ट सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, करेक्ट। नाउ HRA एक एग्जेम्पशन के अंडर में आता है। नाउ HRA में आपको कितना एग्जेम्पशन मिल सकता है, इसके लिए आपको सबसे पहले HRA कैलकुलेट करना पड़ता है। और HRA कैलकुलेट करने का एक 3 अलग तरीके है, 3 अलग मेथड है, जिसके तीनों मेथड में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद जो सबसे लीस्ट अमाउंट होता है उसी को आपको चूज करना पड़ता है, वही आपके HRA एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल होता है। नाउ इसका ऑलरेडी कैलकुलेशन मैंने डाला हुआ है यहाँ पे साइड में। सबसे पहले जो आता है HRA में कि आपका एक्चुअल रेंट कितना है, आप कितना एक्चुअल रेंट पे कर रहे हो, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख सालाना। उसके बाद आपको चेक करना पड़ता है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो आपका जो बेसिक सैलरी है हमारे देश में कितना है? 8 लाख। उसका 50% आपका HRA बनेगा, विच इज 4 लाख। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो लाइक बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, जो आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 40% आपका HRA हो सकता है, विच इज हमारे केस में कितना हो रहा है? 3,20,000। रूल 2 कहता है आपका जो एक्चुअल रेंट है उससे 10% ऑफ आपका बेसिक सैलरी को माइनस करना पड़ता है। नाउ अपना एक्चुअल रेंट कितना है? यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक्चुअल रेंट लिया है 4,80,000। एज्यूम किया है कि हर आदमी अपने सीटीसी का 25 to 30% रेंट में देता है। इसका मतलब लगभग 40,000 अगर आप रेंट में दे रहे हो तो सालाना 4,80,000, 4,80,000। तो मैंने एक्चुअल रेंट यहाँ पे 4,80,000 ले लिया है। नाउ रूल 2 कहता है आपका जो एक्चुअल रेंट है उसमें से 10% आपका बेसिक सैलरी माइनस करना है। तो एक्चुअल रेंट है अपना 4,80,000 माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी विच इज 80,000, तो हमारा बन गया है 4 लाख, जो रूल 2 के अंडर में। तो इन तीनों कैलकुलेशन में अगर आप मेट्रो सिटी में रहते तो लीस्ट अमाउंट है 4 लाख, अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो लीस्ट अमाउंट है 3,20,000। एज्यूम करता हूँ कि आप एक नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपका अमाउंट बनेगा 3,20,000, करेक्ट। तो HRA अमाउंट मैंने हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है विच इज 3,20,000। नेक्स्ट है LTA, लीव एंड ट्रेवल अलाउंसेस। ना जो लीव एंड ट्रेवल अलाउंसेस है ना, ये आप किसी भी 4 साल के ब्लॉक में 2 बार क्लेम कर सकते हो। और ये जो क्लेम अमाउंट है ना वो आपके बस फेयर, ट्रेन फेयर या एयर फेयर भी एलिजिबल है। आप कहीं पे गए हो घूमने फैमिली के साथ, जो आप होटल में स्टे करते हो या रिजॉर्ट में स्टे करते हो, उसमें LTA इंक्लूड नहीं होता है, आपका बस फेयर में इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे मैंने 50,000 का एक एग्जाम्पशन ले लिया है। मैं ये मानता हूँ कि आज के डेट इंडिया में अगर 3 मेंबर फैमिली कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो जो एयर फेयर का करंट प्रिवेलिंग रेट है उस हिसाब से मिनिमम 50,000 टू एंड फ्रो खर्चा होगा। उसके लिए मैंने 50,000 का अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है। आजकल बहुत सारे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए फ्लेक्सी बेनिफिट का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सी बेनिफिट बेसिकली एक रिइंबर्समेंट ऑप्शन होता है जहाँ पे आप ही का सैलरी का एक सर्टेन पोर्शन आप एज ए रिइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हो, कुछ बिल्स देके, कुछ कूपन्स देके कंपनी से, जो कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहता है। ठीक है, रिइंबर्समेंट में जो बहुत ही कॉमन कंपोनेंट है वो है फूड कूपन। आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनी अपने एम्प्लॉइज को जीटा कार्ड या सोडेक्सो कूपन प्रोवाइड करती है, तो वो बेसिकली आपका सैलरी का पार्ट ही है। उस फूड कूपन के अंडर में आप टैक्स फ्री मैक्सिमम 26,400 हर साल क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है कार फ्यूल। अगर आपके पास कोई सेल फोन कार है जिसका फ्यूल का एक्सपेंसेस एंड मेंटेनेंस के बिहाफ में आप सालाना मैक्सिमम 28,800 रुपीज टैक्स फ्री क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया मोबाइल एंड इंटरनेट। ये भी एक रिइंबर्समेंट ऑप्शन है। अगर आप अपना पर्सनल मोबाइल एंड इंटरनेट कंपनी के पर्पस के लिए यूज करते हो तो उसका जो खर्चा है आप कंपनी में बिल जमा करके टैक्स फ्री क्लेम कर सकते हो, जो है मैक्सिमम 36,000। पर यहाँ पे मैंने एक मॉडरेट अमाउंट 2,000 ले लिया है हर महीने का, तो साल का हो जाता है 2,400। आजकल हर कोई इतना अमाउंट तो इंटरनेट
इंटरनेट एंड मोबाइल में खर्च करता है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई ड्राइवर रखा है तो ड्राइवर सैलरी भी आप रिइंबर्समेंट के अंडर में क्लेम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक मॉडरेट अमाउंट 10,000 रुपीज एज अ ड्राइवर सैलरी सालाना ले लिया है। ये सारे आपका बन गए एग्जेम्पशन। नाउ अभी आपको कैलकुलेट करना है आपका टैक्सेबल इनकम। करेक्ट। नाउ टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिकली आपका जो ग्रॉस इनकम माइनस योर ऑल द एग्जम्पशंस। नाउ आपका ग्रॉस इनकम है 15 लाख विच इज 4,59,200। तो आपका हो गया टैक्सेबल इनकम 10,40,800 रुपीज। ये हो गया आपका टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट है डिडक्शन। आप अगर कुछ डिडक्शन भी क्लेम करते हो तो डिडक्शन के अंडर में आपके सबसे पहला डिडक्शन क्या आएगा? सबसे पहला आपका डिडक्शन आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। नाउ अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है। फिर नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स विच इज 2,400। नेक्स्ट है 80D। सेक्शन 80D के अंडर में अगर आपने अपने फैमिली के लिए, स्पाउस, बच्चों के लिए कोई इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसका जो सालाना प्रीमियम है वो भी आप क्लेम कर सकते हो डिडक्शन के अंडर में, जो है मैक्सिमम 25,000 इन ईयर। तो मैंने यहाँ पे 25,000 का अमाउंट डाल दिया है। अगर आपके पास पेरेंट्स, सीनियर पेरेंट्स जो डिपेंडेबल है, जिनके लिए आपने सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, का भी प्रीमियम आप डिडक्शन के अंडर में क्लेम कर सकते हो, जो है मैक्सिमम 50,000 रुपीज। यानी आपका 25,000 रुपीज, पेरेंट का 50,000 रुपीज, 75,000 रुपीज टोटल आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो। पर मैंने यहाँ पे 25,000 भी पेरेंट्स के लिए एक एजम्पशन लिया है। नेक्स्ट है सेक्शन 24 होम लोन, जो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंटरेस्ट इन होम लोन, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लिया है, घर खरीदा है लोन लेके, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं ना, वो भी सालाना 2 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन के अंडर में क्लेम कर सकते हो। ना ये आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आप प्रॉपर्टी में रहते हो, ठीक है, आप उस घर में रह रहे हो। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आप किसी और सिटी में जॉब कर रहे हो और आपका घर किसी और सिटी पे है, उस केस में आप HRA भी क्लेम कर सकते हो और इंटरेस्ट ऑन होम लोन भी क्लेम कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं बेंगलोर में रहता हूँ जॉब के लिए, जहाँ पे मैंने रेंट पे घर लिया हुआ है, तो उसके लिए मैं HRA क्लेम कर रहा हूँ। और मैंने जो घर खरीदा है वो मैंने आसाम में खरीदा है, और जिसको मैंने लेट आउट किया है, यानी जिसको मैंने रेंट पे चढ़ाया हुआ है, ठीक है। इस केस में भी आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन क्लेम कर सकते हो। मान लेते आपने उस घर को लोन पे नहीं चढ़ाया है, तो आप लॉस फ्रॉम द लेट आउट प्रॉपर्टी वो कैलकुलेट करके आप सालाना मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कैसे? तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को रेंट में नहीं चढ़ाया हुआ है, तो सबसे पहले आप एक नॉशनल रेंट पकड़ना पड़ता है। तो नॉशनल रेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? जो आपका घर जहाँ पे है उसके आसपास सराउंडिंग्स में जो भी घर है जिसका रेंट, जो प्रिवेलिंग रेंटल प्राइस है आपके घर के आसपास, होम के आसपास, वो आपको पकड़ना पड़ता है। उसमें से सबसे पहले आपको माइनस करना पड़ता है प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद माइनस करना पड़ता है 30% ऑफ द रेंट। ये एज्यूम किया जाता है कि आपको जो रेंट मिल रहा है उसका 30% आप एज ए मेंटेनेंस में चला जाता है। उसके बाद आप इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो होम लोन के ऊपर, वो भी माइनस करोगे आपका नॉशनल रेंट से। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी से लॉस मिल रहा है तो उस लॉस अमाउंट को मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक का आप डिडक्शन के अंडर में क्लेम कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी 2 लाख का डिडक्शन यहाँ पे मैंने ले लिया है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल लोन। ये आता है सेक्शन 80E के अंडर में। अगर आप सेल्फ, स्पाउस से बच्चों के लिए कोई हायर एजुकेशन लोन लिया है, तो हायर एजुकेशन लोन में जो इंटरेस्ट आप पेमेंट करते हो ना, उसको भी आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पे ध्यान रखिए, उसका कोई हायर अमाउंट नहीं है, कोई हायर लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक मॉडरेट अमाउंट यहाँ पे 50,000 ले लिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ऑलमोस्ट सब किसी को पता है, इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C। नाउ सेक्शन 80C के अंडर में बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। आपका ELSS हो गए, PPF, EPF, सुकन्या समृद्धि स्कीम, शायद ये काफी सारे कंपोनेंट है जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर निवेश करते हो तो सालाना 1.5 लाख तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के अंडर में। नाउ यहाँ पे मैंने एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में निवेश किया है, तो इसके लिए मैंने 1.5 लाख रुपीस का एक अमाउंट एज्यूम किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है NPS अंडर सेक्शन 80CCD1B। NPS आज के डेट में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप 2 लाख से भी ज्यादा तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, राइट। नाउ ये जो टैक्स डिडक्शन है ना, 2 सेक्शन में, एक 80C के अंडर में आता है 1.5 लाख, और
80CCD1B के अंडर में एडिशनल 50,000 का रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और सिंस आपने ऑलरेडी 80C ELSS में 1.5 लाख निवेश कर चुके हो, तो मैं एज्यूम करता हूँ आप एडिशनल 50,000 NPS में निवेश किया है, तो इसके लिए मैंने NPS का 50,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, नाउ ये बन गया आपका टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन कितना बन गया है, यहाँ पे टोटल डिडक्शन बन गया है 5,52,400 रुपीज। नाउ आपको अभी नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। नेट टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला क्या है, आपका टैक्सेबल इनकम माइनस योर ऑल द डिडक्शंस। अगर आप करते हो तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम बनता है 4,88,400 रुपीज। नाउ इसी अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना है, जिसके लिए ऑल टैक्स रिजिम के अंडर में आपको जाकर टैक्स स्लैब चेक करना पड़ेगा। जो सबसे पहले टैक्स स्लैब है 0 to 2.5 लाख, वो नील है, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट 2.5 लाख to 5 लाख आपको 5% है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो अमाउंट है वो 5 लाख से कम है, ये टोटल टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये रिफंड हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे आपको एक रिबेट प्रोवाइड कर। गवर्नमेंट कहती है अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम सालाना 5 लाख या इससे कम है अंडर द ओल्ड टैक्स रेजिम, तो जो भी टैक्सेबल इनकम बनता है ना, वो कंप्लीटली गवर्नमेंट आपको रिफंड करती है। जब आप अपना ITR फाइल करते हो, आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी जीरो बन जाता है। तो ये रहा टोटल कैलकुलेशन, आप कैसे अपना 15 लाख का सैलरी में अपना टैक्स लायबिलिटी को कंप्लीटली जीरो कर सकते हो।